हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके पास हैं उसको अगर हम आर्म्ड फोर्सेस से ऐड करते हैं, दैट इज द आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स से अगर हम ऐड करते हैं तो कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके लिए प्रिवेल करती हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स और किस किस आर्टिकल के एम्बिट में आता है ये क्वेश्चन पूछने का बेसिक सा सेंस मेरा यही है कि अगर आप किसी मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट, तो आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए वो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल राइट को पर्टेन कर रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, डेफिनेशंस क्या है स्टेट के, स्टेट में जो लॉज हैं उससे कितने कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। कंसिस्टेंट कहने का मतलब किस तरीके से उसको वो फेवर कर रही हैं। फिर राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। हर्ट एंड सोल किसने कहा था ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 33 एंड 35 के बीच में आएगा। एक्सेप्शंस जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो एक फंडामेंटल राइट को में क्या क्या टॉपिक आप पढ़ सकते हो। फंडामेंटल राइट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पार्ट थ्री और आर्टिकल से कितनी है 12 से 35, मतलब 12 से 35 में आता है। तो आपको ये समझना है कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन दो मुझे बीपीएससी देना है या यूपीपीसीएस देना है, मुझे किस तरीके से इस टॉपिक को आगे लेके जाना है। ठीक है, हालांकि देखो ये जो वीडियो होगा वो मैं इंडियन पॉलिटी को किस कॉन्टेक्स्ट में रखूंगा, तो बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में रखूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं बताऊंगा वो इंडिया के हर एक पीसीएस के लिए वैलिड होगा। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए खास करके, क्योंकि क्वेश्चंस अगर देखोगे तो जो सेगमेंटेशन होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं, वो उसी के आसपास अलाइन रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमारे पास प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ना इंडियन पॉलिटी की कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रियम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रियम्बल आपको पता होगा। देखो, जब हम लोग पहले तो हम लोग जब भी पॉलिटी स्टार्ट करोगे तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखने को मिलेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन देखो, जब हम लोग प्रियम्बल की बात करेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रियम्बल की बात करेंगे तो उसमें कंपोनेंट्स आएंगे, प्रियम्बल के। फिर सिग्निफिकेंस आएंगे, आखिर उसका महत्व क्या है, क्या ये इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन सी किस केस में इस चीज को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, फिर आपको कुछ कीवर्ड्स जानने पड़ेंगे प्रियम्बल के, कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान रखना होगा, उसके मीनिंग्स को समझना होगा, उसके फीचर्स को समझना होगा। और सबसे फाइनल चीज, ये सारी चीजें हो गई फॉर प्रीलिम्स। अब देखो, अगर आप मेंस देने जा रहे हो या फिर इंडियन पॉलिटी को समझना चाह रहे हो ना, तो आपको डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस के जजमेंट को समझना पड़ेगा। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट केसेस के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट केसेस जो रिलेटेड है आपको प्रियम्बल से, वो भी देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको क्यों बताया कि अगर आप पढ़ने जाते हो कोई बुक भी, तो अगर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना। कंपोनेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, कीवर्ड्स टू प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू द प्रियम्बल। ये जो सुप्रीम कोर्ट केसेस जो है ना, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी फॉर आंसर राइटिंग, और ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी फॉर मेंस। और साथ साथ में ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 12 टू 35। वी विल हैव टू रीड फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, आखिर इसकी फीचर्स क्या होते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है considering the pertainment of the fundamental right, फिर definition of state and laws inconsistent with fundamental right, फिर right to equality, right to freedom, right against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, armed forces and fundamental right किस तरीके से consistent और inconsistent हैं, exception of the fundamental right, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद right to vote एक constitutional right है। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट के कंडीशन में भी आप देख सकते हैं। फिर कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें पार्ट 3 के बाहर मिलते हैं, राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। फिर आपको फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच के डिफरेंस, अगर आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच के डिफरेंस को समझ गए तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी कि आप चीजों को किस तरीके से लेते हो।
ठीक है, मतलब क्वेश्चंस और टॉपिक्स को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मैं बता रहा हूँ। फंडामेंटल राइट जो टॉपिक है वो 5 स्टार टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको मैं 5 स्टार कर देता हूँ ताकि आप उसको उस तरीके से प्रायोरिटी कर लेना। फिर आता है हमारा डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होगा। कम्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 36 to 51। इसमें क्या पढ़ना होगा? सेम चीज, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, फिर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कहा गया कि तुम लोग ना अच्छे से रहो, मतलब तुम लोग थोड़ा तमीज से रहो, प्यार से रहो, आपस में एक अच्छा सा रिलेशन बना के रखो। ये कौन से केस में कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर जजमेंट था। वो जजमेंट कौन था और वो कब आया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसी तरीके से वैसे डायरेक्टिव्स जो पार्ट 4 से के आउटसाइड्स हैं, फिर डिफरेंस क्या है बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। आप एक इस तरीके की एक चार्ट क्रिएट कर लेना और सबसे पहले काम करना फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को एक ब्लॉक में करके फिर तीनों का लिख लेना। उससे क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर आर्टिकल 51A पार्ट 4A। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। एक कमेटी बहुत ही पॉपुलर है, स्वर्ण सिंह कमेटी, वो ध्यान रहना चाहिए, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर फीचर्स क्या होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट जो भी मैं बता रहा हूं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करना। सोर्स मैं आपको बता देता हूं। सोर्स या तो अगर आपके पास कुछ खुद का नोट्स बना रखे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक को चैप्टर वाइज, जो चैप्टर मैं बता रहा हूं उसको तो जरूर कर लेना। बहुत सारी चीजें नहीं करने की जरूरत है, बहुत कुछ होती है, इसको छोड़ना जरूरी होता है, लेकिन हाँ जो मैं बता रहा हूं उसको पक्का कर लेना। अगर आप यूपीपीसीएस बीपीएससी देने जा रहे हो, खासकर बीपीएससी 70 देने जा रहे हो, और साथ में ही अगर आप यूपीएससी भी लिख रहे हो तो भी सेम चीज होगा। ठीक है, अगर हम लोग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये पार्ट 20 आर्टिकल 368 में आता है। इसमें प्रोसीड्योर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, मेजॉरिटी की टाइप्स, मेजॉरिटी की प्रोविजंस, फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, अभी जस्ट बताता हूं आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके 99 से लेकर के 106 तक तो एकदम अभी मतलब आराम से इसको कर लेना। जैसे मैं आपको अगर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं ना, तो कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, उसको आप एकदम, जैसे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd सीए जो 1976 में आया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये एकदम दिमाग में रख लेना। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था, 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर इंटीग्रिटी प्रियम्बल में। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था न्यू पार्ट 4A में। 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किए गए थे, जिसमें क्या कहता है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज विच कम्स अंडर द आर्टिकल ऑफ 39, इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री, याद करो अगर आप ईवीएफओ में पढ़े होगे तो आर्टिकल 43A, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A। ठीक है ना, तो ये सारी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं बता ही देता हूं साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 42nd करोगे तो 44th करोगे, 44 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया गया था, किसके द्वारा? आर्म्ड रिवेलियन वर्ड को यूज किया गया था, टर्म को रिप्लेस किया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिवेलियन वर्ड को लाया गया था नेशनल इमरजेंसी के केस में। तो यहां पे हमको 44th भी सीए करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ही राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट के एम्बिट में आती थी, उसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया था 300A में। ठीक है, साथ साथ में ही फंडामेंटल राइट गारंटी जो करती है अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, वो सस्पेंड नहीं हो सकती है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। ये लाया गया था आपको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के एम्बिट में। तो आप समझ लो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वही करना। फिर एक और देखो, 61वां याद कर लेना, 61 सीए जो एक होता है, इसमें क्या होता है आपको पता है, वोटिंग राइट्स को 21 से 18 किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 73rd पीआरआईज आया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो आपके पीसीएस के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से 74th 73 याद कीजिएगा, 74th याद कर लीजिएगा। अर्बन लोकल बॉडीज की बात करती है, म्युनिसिपैलिटीज की बात करती है, 9th A में इसको ऐड किया गया था। साथ में ये करने के बाद आपको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे चले जाइएगा, वहां पे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के एम्बिट में लाया गया था, 21A के एम्बिट में। सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 को चेंज किया गया था डीपीएसपी में। नए फंडामेंटल ड्यूटीज को अंडर आर्टिकल 51A ऐड किया गया था। ठीक है ना,
फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल 51 ए के एम्बेड में ऐड किया गया था। फिर उसके बाद 89 छोड़ दीजिएगा, 97 सीए देख लीजिएगा, 2011 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और न्यू डीपीएसपी की कुछ पॉलिसीज को लाया गया था। अब देखो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के 106 तक, ये तो आपको एकदम घोर के पी जाना है, मतलब एकदम बस गटक जाना है। जो 2014 में 99 आया था उसमें न्यू एनजैक आया था, याद है, न्यू जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको बाद में फिर कॉलेजियम से रिप्लेस किया गया, बोला गया नहीं नहीं इसको हम नहीं मान सकते हैं। 2015 में 5 जो जज थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सुप्रीम कोर्ट में 4:1 मेजॉरिटी से अपहेल्ड किए थे कॉलेजियम सिस्टम को, और इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था एनजैक को। तो बहुत ज़्यादा इशू चलते रहता है एनजैक से लेकर के फिर कॉलेजियम सिस्टम को, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसमें जस्टिस केहर की जो ओपिनियन थी वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ओपिनियंस और जो केसेस होते हैं वो पूछा जाता है। इसी तरीके से 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात हुई थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 101वां जो है 2017 में आया था सीएए, और ये जो आया था आपको यहाँ पे गुड्स एंड जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी का आया था। फिर 103वां याद कर लीजिएगा, 10% रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस सेक्शन। एक 104th में क्या था, रिजर्वेशन टू एससी एंड एसटी को लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में। 105वां क्या था, स्टेट गवर्नमेंट को एनसीबीसी के जो एग्जेम्पशन था वो दिया गया था। और साथ में 106वां कौन था, 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर रिजर्व फॉर द वुमेन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको अमेंडमेंट में सारे बता दिया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्यों मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी लिस्ट होती है जिसको देख के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस लिस्ट को आपको बस ध्यान रखना है जो मैंने भी आपको बताया, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेंगे। फिर फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। फिर इमरजेंसी, नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फिर प्रेसिडेंट रूल को ध्यान रखिएगा। फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 5 स्टार 7 स्टार कर लीजिए इसको। पार्लियामेंट में 5 स्टार में रेट्स विट सब पढ़िएगा। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, ठीक है, लोक अदालत, लोकायुक्त, सब पढ़ना है हमें, एक एक चीज। मतलब जुडिशियरी को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है, आप घटना चक्र की बुक जो मैंने कराया पॉलिटी में, उसमें जो पोर्शन है उसमें मैंने कोर्ट्स और जुडिशियरी सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख सकते हो। फिर गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, एंड देन म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। उसके बाद अगर आप मूव करोगे, अब देखो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बहुत जो कि काफी न्यूज में रहते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फिर फिनांस कमीशन हो गया, फिर कैग, सीजीएन, अटॉर्नी जनरल हो गया, नीति आयोग, लोकपाल एंड लोकायुक्त, फिर इलेक्शन से रिलेटेड लॉज जो होते हैं, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, फिर प्रेशर ग्रुप्स हो गए। ये तो आपको इतने टॉपिक तो आपको करनी है। मैं फिर से बताता हूं, इलेक्शन कमीशन, फिनांस कमीशन, सीएजी, सीजीए, अटॉर्नी जनरल, नीति आयोग, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, इलेक्शंस रिलेटेड लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप्स। तो ये टॉपिक अगर आप कर लिए इतने, इन एडिशन विद प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीओएम, पार्लियामेंट, जुडिशियरी एंड गवर्नर एंड सीएम, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज। तो आपका क्या होगा ना, आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे पीसीएस में, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अब इनको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना कि मेरे लिए मेंस में ये कैसे हेल्प करेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से तमीज से पकड़ना। कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसमें कुछ जजमेंट्स होते हैं, उसको कहीं सीट पे लिख लेना। जैसे मान लो अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े और फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कुछ जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के जो काफी इंपॉर्टेंट थे, रिसेंट जजमेंट्स को याद रखिएगा। तो आप उसको ना, उसको उसके नीचे लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए प्रीलिम्स प्लस मेंस, दोनों के लिए पढ़ना है उसको, ठीक है। उसके बाद आपको तो पार्लियामेंट में तो पता ही है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, लोकसभा और राज्यसभा, लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड विप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं। फिर आपको डिवाइसेस जो यूज करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिल्स क्या होता है, जॉइंट सिटिंग जो आर्टिकल 108 होता है, बजट सेशन किस तरीके से पास होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री एंड कैबिनेट कमेटी क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर पे चले जाइएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, फिर कुछ प्रोविजनल रिलेटेड टू असेंबली एंड काउंसिल पढ़ लीजिएगा, मनी बिल, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सेम चीज है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो पता ही है आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़िएगा। फिर इसी को ऐड करके जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। एक चीज और जान लिखिएगा, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस यहां पे ज्यादा डोमिनेट करता है फॉर प्रीलिम्स, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको ध्यान रखिएगा। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में नेशनल लीगल नालसा आता है, नालसा, लोक अदालत आता है, फैमिली कोर्ट्स आता है, ग्राम न्यायालय आता है,
कमर्शियल यूनिट्स आता है, कमर्शियल कोर्ट्स आता है, ट्रिब्यूनल्स में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जान लीजिएगा, फिर कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रिब्यूनल के बीच में डिफरेंस जान लीजिएगा। पंचायत में पता ही होगा, इवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन इंडिया, फिर पंचायत जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के एम्बिट में आया था उसको देख लीजिएगा। फिर साथ में पेशा, पेशा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नालसा था ना, पेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशा इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एरियाज, ये आया कब था, 1996 में आया था। फिर कमिटीज रिलेटेड टू पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का कमिटी का ध्यान रखिएगा, पहले की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। म्यूनिसपैलिटीज में म्यूनिसपैलिटीज की वैल्यूएशंस को हो गया, इवोल्यूशन हो गया। फिर म्यूनिसपैलिटी जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, इसको याद कर लीजिएगा। फिर अर्बन गवर्नमेंट के बारे में याद कर लीजिएगा, कंटेनमेंट एरियाज क्या होता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू, उनके बारे में याद करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैंने आपको देखो, ये यहाँ पे मैंने क्या किया ना, बॉडीज को अलग कर दिया, कैग, सीजीए, एजी, फिनांस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, लोकपाल आयोग, इसको अलग कर दिया। लेकिन आप जान लो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कुछ होते हैं आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में यूपीएससी आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आती है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस आते हैं, अटॉर्नी जनरल जो कि लॉ मिनिस्टर होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट दोनों, जीएसटी काउंसिल एंड स्पेशल ऑफर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फिनांस कमीशन, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, नीति आयोग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो उसको कहते हैं, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो मैंने जितना बात बताया ना आपको अलग करके, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें ये सारी तो आपको एकदम पहले करनी है, उसके बाद ही बात करेंगे हम लोग। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी ज़्यादा आता है, जो 10वें शेड्यूल में ऐड किया गया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद क्या क्या प्रोविजन है रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं, रूल मेकिंग पावर किसके पास है फॉर द डिफेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इतने करने के बाद ये कर लो। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, माइनॉरिटीज के लिए, फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए है, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनडीएमए है, एसडीएमए है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया वो टॉपिक पहले करो, उसको बहुत अच्छे से हमेशा याद रखना। प्रीलिम्स को ही मत रखना दिमाग में, मेंस के लिए भी मैंने आपको बताया जो आपको केसेस हैं, जैसे बेरूबारी केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, फिर आपको कोयलो केस हो गया, ये सब चीज़ों केस को, मिनरवा मिल केस हो गया, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको आप एक जगह सीट बना के रख लीजिए और उसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। उससे क्या होगा कि आप उस चीज़ तक पहुंच पाइएगा, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मिनरवा मिल केस बोलूँ तो आपको सिर्फ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी की बात होगी, आपको ये समझ में आएगा कि मिनरवा मिल केस क्या था। आखिर मिनरवा मिल को जब डिस्कस करोगे तो फंडामेंटल राइट्स और साथ साथ में डीपीएसपी क्लियर हो जाएगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो आपको पॉलिटी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू आर वेल टू गो। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की कोई भी पीसीएस की एग्जाम दो, आपके लिए कोई भी एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप पॉलिटी इस तरीके से कर लेते हो तो, ठीक है। और बीपीएससी 70 के लिए और भी ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को मैं लेके आऊंगा धीरे धीरे, और साथ में यूपीसीएस भी अब बहुत नज़दीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यू नीड टू हैव सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि इसके साथ एक तो आप समझो कि आप जो पढ़ लिए, मान लीजिए आपने पढ़ लिया कंटेंट को, तो आप घटना चक्र यूज कर सकते हो, ठीक है। घटना चक्र के साथ और भी अगर आपको कुछ मन करता है तो आप यूपीएससी, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, सीआईएसएफ, ये सारी एग्जाम ना बीपीएससी कंडक्ट करवाती है। एक आईएएस भी होता है लेकिन आईएएस में नहीं होता है, परंतु ये सारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पॉलिटी के। तो यूपीएससी, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, सीआईबी, ये सारे का पीवाईक्यूज करके चले जाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई कैन चैलेंज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी सेगमेंट एंड यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। थैंक यू।